नमस्कार, स्वागत है आपका प्रॉपर्टी प्लस के इस फ्रेश एपिसोड में। मैं हूं दीपक यादव। प्रॉपर्टी प्लस में हम बात करते हैं रियल्टी सेक्टर की खास खबरों की, विश्लेषण करते हैं ताजा रियल्टी ट्रेंड्स का और परफेक्ट होम के जरिए आपको रूबरू कराते हैं कंस्ट्रक्शन की बारीकियों से। तो आज के इस शो में रुक करते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ खास है। सबसे पहले बुलेट पॉइंट्स। रेरा को लागू हुए बीते 5 साल, पश्चिम बंगाल में रेरा का अब तक अता पता नहीं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी राज्य सरकार सुस्त। होम बायर्स कर रहे रियल एस्टेट रेगुलेटर का इंतजार। फिलहाल पश्चिम बंगाल में रियल्टी सेक्टर पर कोई लगाम नहीं। असम रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी और रेरा के चेयरमैन को गुवाहाटी हाई कोर्ट की ओर से नोटिस। जनहित याचिका में असम रेरा पर कानून के अनुसार काम न करने का आरोप। पीआईएल में वेबसाइट न बनाने और ग्राहकों को गुमराह करने की बात। 3 फरवरी के लिए लिस्ट हुआ मामला। बीते 6 साल में टॉप 8 शहरों में प्लॉट निवेश में मिला सालाना 7 से 21% तक का रिटर्न। प्लॉटेड निवेश में सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाला शहर बना हैदराबाद। जानेंगे बाकी शहरों का हाल। बात करेंगे हाउसिंग, मकान और PropTiger.com के ग्रुप सीईओ ध्रुव अग्रवाला से। प्राइवेट इक्विटी फर्म ब्लैकस्टोन माइंडस्पेस बिजनेस पार्क रीट से अपनी पूरी हिस्सेदारी बेचकर निकलेगी बाहर। स्टॉक एक्सचेंजों को भेजी सूचना में दी पूरी 9.19% की हिस्सेदारी बेचने की जानकारी। शेयर मार्केट में बीते साल ही लिस्ट हुआ था माइंडस्पेस बिजनेस पार्क्स। एम्बेसी के बाद एक्सचेंज पर लिस्ट होने वाला दूसरा रीट था माइंडस्पेस बिजनेस पार्क्स। 2021 में किराएदारों ने बचाई 2800 करोड़ रुपए की ब्रोकरेज। मकान मालिक, किराएदार और घर खरीदारों के मूड पर डिटेल सर्वे। NoBroker.com की एनुअल रिपोर्ट का बारीक विश्लेषण करेंगे कंपनी के को फाउंडर सौरभ गर्ग से खास बात। अब समय है रियल ट्रेंड्स का। राजनीति ठनाठनी में इस बार होम बायर्स फंसे हैं। 1 मई 2016 को देश भर में रियल एस्टेट रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी रेरा लागू हो गया। पश्चिम बंगाल सरकार ने संसद से पास इस कानून के बदले एक अलग कानून हाउसिंग इंडस्ट्री रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी हीरा लागू कर दिया। होम बायर संगठन एफपीसी हीरा के खिलाफ न्यायालय की शरण में पहुंचा। लड़ाई लंबी चली। आखिर देश के उच्चतम न्यायालय ने हीरा को असंवैधानिक करार दे दिया और रेरा को लागू करने का आदेश सुनाया। लेकिन 8 महीने के बाद भी पश्चिम बंगाल में रेरा का कोई अता पता नहीं है। अब न राज्य में हीरा है और न ही रेरा। राज्य में घर खरीदारों के मौजूदा हालात समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं एफपीसी के प्रेसिडेंट अभय उपाध्याय। अभय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। मेरा पहला सवाल आपसे यह होगा कि देश में रेरा लागू हुए 5 साल हो गए हैं। आप लोगों की मशक्कत के बाद सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पारित किया, उसको भी 8 महीने बीत चुके हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में अब भी रेरा लागू नहीं हो पाया है। क्या वजह देख रहे हैं आप इसके लिए? देखिए दीपक जी, पहली बात तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट का अगर कोई जजमेंट आया है और उसमें ये कहा गया है कि आपका जो कानून था WB हीरा वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है, तो और उसका ये भी मतलब है कि अब आप रेरा लागू करिए क्योंकि रेरा लॉ ऑफ द लैंड है, तो उसमें अब कोई मतलब निकालने की कोई गुंजाइश ही नहीं रहती है। वो एक देश का एक कानून, मतलब वो कानून के ऊपर एक अलग से कानून है, तो आपको तो ये अभी तक तो लागू कर देना चाहिए था। और इसमें इतनी देरी होने की वजह भी मेरे समझ में नहीं आती है, क्योंकि वेस्ट बंगाल सरकार ने खुद ही 3 नोटिफिकेशन अभी तक जारी कर दिए हैं, जिसमें उन्होंने एक तो रियल एस्टेट रूल्स को नोटिफाई किया है, दूसरा इन्होंने रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी स्टैब्लिश की है और रियल एस्टेट अपीलेट ट्रिब्यूनल को स्टैब्लिश किया है। लेकिन ये 3 जो काम हुए ये लास्ट 3 अगस्त को हो गए थे पिछली साल। उसके पहले ही ये तीनों नोटिफिकेशन आ गए थे और उसके बाद से अभी तक इसमें और कोई कार्यवाही नहीं हुई है। क्योंकि जैसे जब तक रेरा के लिए हम लोग अगर अथॉरिटी अपॉइंट ना हो, मेंबर्स अपॉइंट ना हो, वेबसाइट चालू ना हो, लोगों की हियरिंग शुरू ना हो, प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन शुरू ना हो, तब तक तो हम ये नहीं कह सकते कि रेरा फुल्ली फंक्शनल हो गया बंगाल में। अबे जी, क्या राजनीतिक लड़ाई में रेरा लागू नहीं हो पा रहा है, पहली बात, और बिना रेरा के प्रोजेक्ट में घर खरीदने वाले होम बायर्स के लिए कितना बड़ा संकट है ये? रेरा जो बंगाल में नहीं लागू हो रहा है उसकी वजह से जो कठिनाइयां आ रही हैं, आप देखिए उसका सबसे बड़ा फायदा किसको मिल रहा है। आज बिल्डर्स जो है वो एकदम फिर से वही कहानी हो गई बिना रेरा वाली। बिना प्रोजेक्ट के रजिस्टर हुए लॉन्च हो रहे हैं बंगाल में, तो उनके लिए तो आज अच्छी हो बात हो गई। वो तो कानून से ही निकल गए, कानून है भी और उनका पालन भी उनको करने की जरूरत नहीं है क्योंकि कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। पूरे बिल्डर्स के लिए कितनी अच्छी बात हो गई कि अब उनको रेरा के जंजाल से ही निकल गए वो, और उनको कोई प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। सारे प्रोजेक्ट कलकत्ते में लॉन्च हो रहे हैं। दूसरी तरफ होम बायर की स्थिति आप देखिए, जिन्होंने ऑलरेडी WB हीरा के अंडर में केस फाइल कर रखा था और वो किसी
लेवल तक पहुंचा था वो वहां पे के बाद वो फ्रीज हो गया, अब उसमें आगे कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। और इसका नतीजा दीपक जी ये हो रहा है कि आज की डेट में बंगाल में किसी भी प्रोजेक्ट में अगर आप बात करेंगे, जो होम बायर्स हैं जो चल रहे हैं अभी प्रोजेक्ट, उसमें होम बायर्स को ज्यादा तकलीफ हो रही है। और बिल्डर के साथ जो उनको जिस तरह का ट्रीटमेंट झेलना पड़ रहा है, इतनी बुरी हालत हो गई है, रेरा के पहले जैसी स्थिति थी अब उससे भी ज्यादा खराब हो गई है। क्योंकि बिल्डर को मालूम है कि वो चाहे जितना भी प्रताड़ित करे होम बायर को, वो जा नहीं सकते, उनके पास में कोई जगह नहीं है जाने की। तो इस वजह से आज की डेट में बंगाल का होम बायर पहले से ज्यादा सफर कर रहा है। और इस बात की सबसे दुखद बात यह है कि इस बात का संज्ञान कोई नहीं ले पा रहा है। किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि अगर मैं एक ऑलरेडी केस फाइल करके बैठा था हीरा में, और मेरा एक सपोज करिए आरसी निकल गया था या मेरा कोई ऑर्डर निकल गया था, उसका अभी तक इम्प्लीमेंट एग्जीक्यूशन नहीं हो रहा है, या मेरे एफिडेविट फाइल हो गई थी और उसमें आगे केस नहीं बढ़ पा रहा है, तो मैं किधर जाऊं, मैं क्या करूं? अभय जी, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब क्या समय सीमा है? क्या सुप्रीम कोर्ट के आदेश में कोई समय निर्धारित है? अगर पश्चिम बंगाल सरकार अनिश्चित समय तक रेरा लागू नहीं करती है तो क्या विकल्प होना चाहिए? जजमेंट में अगर आप देखेंगे तो कहीं पे कोई डेडलाइन नहीं दी गई है कि 3 महीने के अंदर या 45 दिन के अंदर में अथॉरिटी बना देनी पड़ेगी। लेकिन दीपक जी ये बात सभी जानते हैं कि कानून जो है वो अपने आप में सब सारा चीज उसमें लिखा हुआ था कि 1 साल के अंदर अथॉरिटी बन जानी चाहिए थी। तो ये काफी पहले वो सब समय सीमा खत्म हो गई है। तो मेरे को लगता नहीं है कि नॉर्मल कोर्स में सुप्रीम कोर्ट को कोई जरूरत थी इस बारे में कि वो एक डेडलाइन बनाए। लेकिन मेरे को लगता है दीपक जी उसकी जरूरत भी नहीं थी, ये अपने आप में कंप्लीट जजमेंट था और इसके बेसिस पे मैक्सिमम 1 महीने के अंदर ये सारी कार्रवाई कंप्लीट करके अब तक तो रेरा अप एंड रनिंग होना चाहिए था। एक रीजनेबल समय, जो भी अप्रोप्रिएट एक मिनिमम टाइम जो होता है, मेरे को लगता है कि 8-9 महीने कम नहीं होते हैं। तो अब वो समय हम लोगों के लिए आ गया है जब हम अपनी इन बातों को अपने लॉयर के सामने रखें और उनको बताएं कि इस तरह की चीजें बंगाल में हो रही है। वो कार्रवाई हमने अपनी तरफ से शुरू कर दी है और मेरे को उम्मीद है कि इस पे सारी चीजों को देखने समझने के बाद हमारे लॉयर जो भी उनके हाथ में होगा इसको लेकर के वो कार्रवाई जरूर करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं दीपक जी कि क्या ये जिम्मेदारी बार बार हम ही लोगों के ऊपर में है कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट में जाएं और सुप्रीम कोर्ट फिर उसके ऊपर में ऑर्डर करे, या इस देश में और भी व्यवस्थाएं हैं जो इस चीज का संज्ञान लेकर के, जिस तरह से आप एक अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं इस प्रोग्राम के थ्रू, तो क्या और भी संस्थाएं हैं जो इसका संज्ञान ले करके और इस चीजों पे एक्शन हो सकता है या एटलीस्ट टेकअप किया जा सकता है मैटर? तो हजार बात की एक बात है कि पश्चिम बंगाल में फिलहाल बिल्डरों पर किसी तरह की लगाम नहीं है। होम बायर्स के अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए कोई डेडिकेटेड कानून भी नहीं है। राज्य सरकार कब रेरा लागू करेगी या नहीं भी करेगी, इसको लेकर कोई रुख साफ नहीं है। यानी राज्य का रियल एस्टेट और होम बायर्स भगवान भरोसे है। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में विस्तार से अपनी राय देने के लिए। रियल ट्रेंड्स में अगली खबर है हाउसिंग.com की एक रिपोर्ट की, जो प्लॉट और फ्लैट में आपके निवेश को दर्शा रही है। रिपोर्ट का दावा है कि टॉप 8 शहरों में जिन लोगों ने प्लॉट में निवेश किया उन्हें 2015 से सालाना 7% CAGR के हिसाब से अप्रिसिएशन मिला है, तो वहीं फ्लैट में ये अप्रिसिएशन महज 2% रहा है सालाना। शहरों के आधार पर हैदराबाद में सबसे ज्यादा 21% सालाना अप्रिसिएशन देखने को मिला है। बाकी शहरों में प्लॉट वर्सेस फ्लैट में क्या अप्रिसिएशन रहा है, निकट भविष्य में कैसा ट्रेंड देखने को मिल सकता है और रिपोर्ट के और कौन से अहम पॉइंट्स हैं, जानने का प्रयास करेंगे हाउसिंग.com के CEO ध्रुव अग्रवाला से। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। मेरा पहला सवाल आपसे यह होगा कि आपकी रिपोर्ट में हैदराबाद, बेंगलुरु और चेन्नई का जिक्र तो है, लेकिन पुणे, अहमदाबाद और नॉर्थ के शहरों पर कम फोकस दिख रहा है। नोएडा, जयपुर, लखनऊ जैसे शहरों में क्या हाल देख रहे हैं आप? देखिए, शुक्रिया दीपक जी फॉर हैविंग मी ऑन द शो। जहां तक हमने जैसे आपने कहा, रिपोर्ट में फोकस थोड़ा ज्यादा हमने दिया है हैदराबाद, बैंगलोर और चेन्नई पे और गुड़गांव पे भी। तो अगर आप देखें, जैसे आपने कहा, गुड़गांव में भी हमने 2018 और 21 के बीच में 15% सालाना का इंक्रीज देखा है प्लॉट्स में। तो ये ट्रेंड मेरे हिसाब से कॉमन ही है अक्रॉस इंडिया, कोई फर्क नहीं है। किसी शहरों में ज्यादा ग्रोथ है, किसी में कम है, पर ओवरऑल जहां तक प्लॉट्स का सवाल है, आई थिंक अप्रिसिएशन इसीलिए ज्यादा रहा है क्योंकि वाइल डिमांड अपार्टमेंट्स के लिए हमने ज्यादा देखा है, जो हमने रिपोर्ट में कहा है, काफी कारण है इसके भी।
तो इस वजह से हमने देखा चाहे डिमांड अपार्टमेंट्स के लिए ज्यादा रहा है, सप्लाई कम होने के कारण प्लॉट्स के प्राइसेस ज्यादा बढ़े हैं, और ये ट्रेंड अक्रॉस द कंट्री है। ध्रुव जी, जाहिर है फ्लैट और प्लॉट को लेकर शहरों का अपना एक अलग मूड होता है। जहां मुंबई, बेंगलुरु जैसे शहरों में फ्लैट की ज्यादा अहमियत है, तो वहीं नॉर्थ का कल्चर मिक्स है, हालांकि प्लॉट का प्रभाव ज्यादा है वहां। तो अगर कोई निवेश के लिहाज से प्लॉट में निवेश करना चाहता है तो कहां, किन शहरों में या किन माइक्रो मार्केट्स में, किन माइक्रो लोकेशंस में निवेश करना फायदेमंद हो सकता है? देखिए, जहां तक प्लॉट्स का सवाल है, इन्वेस्टमेंट के प्रति खासकर अगर हम आगे देखें, क्योंकि जो पास्ट में रहा है वो जरूरी नहीं है कि सेम ट्रेंड हम आगे भी देखें, लेकिन जो हमने ऑब्जर्व किया है पिछले 2-3 सालों में, खासकर पिछले 2 साल में प्लॉट्स के प्रति मोमेंटम काफी बढ़ा हुआ देखा है हमने। डिमांड के स्टैंड पॉइंट से भी प्लॉट्स के प्रति लोगों का जो अट्रैक्शन है वो बढ़ गया है कोविड के बाद। तो मेरे हिसाब से जो अब प्लॉट्स को जो नया मोमेंटम मिला है डिमांड साइड से कोविड के कारण, उस वजह से मेरे हिसाब से एज एन एसेट क्लास निवेश के लिए अगले कई सालों के लिए अच्छा रहेगा। ध्रुव जी, प्लॉट वर्सेस फ्लैट में पसंद और रखरखाव एक बड़ा फैक्टर होता है। ऐसे में आगे क्या ट्रेंड देख रहे हैं आप? डोमेस्टिक और फॉरेन इन्वेस्टर्स किस वर्टिकल में ज्यादा निवेश करते हुए दिख रहे हैं, प्लॉट या फिर फ्लैट? मेरे हिसाब से जहां तक फॉरेन इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट है, वो हमने रेजिडेंशियल रियल एस्टेट में पिछले कई सालों से कम देखा है। ज्यादातर इंटरेस्ट उनका कमर्शियल और रिटेल में रहा है। प्लॉटेड डेवलपमेंट्स जो हैं, इसमें इन्वेस्टमेंट की जरूरत कम पड़ती है। यहाँ अगर डेवलपर को प्लॉटेड कॉम्प्लेक्स लॉन्च करना है, आप लैंड ओनर के साथ जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट करके आपको ज्यादा फैसिलिटीज बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करके आप उसको बेच सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट इसमें आप कम इन्वेस्टमेंट के साथ प्लॉटेड डेवलपमेंट लॉन्च कर सकते हैं। तो मैं ये नहीं समझता हूं कि इसमें कोई खास इंटरेस्ट फॉरेन इन्वेस्टर्स का रहेगा। बिल्कुल, यानी आगे भी प्लॉट आपके लिए फायदे का सौदा बना रह सकता है। हालांकि सबसे अहम बात यह है कि अगर किसी भी प्लॉट में आप निवेश करने जा रहे हैं, निवेश करने का मन बना रहे हैं, तो गहराई से जांच पड़ताल जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि फ्लैट के मुकाबले प्लॉट में धोखाधड़ी के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया ध्रुव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस अहम चर्चा में अपनी राय, अपना मशवरा देने के लिए। तो रियल ट्रेंड्स में अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कैसे देश के टॉप 8 शहरों में किराएदारों ने 2800 करोड़ रुपए बचाए हैं। छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी प्लस और अब रुक करते हैं अगली खबर का, यानी अगले रियल ट्रेंड्स का। नो ब्रोकर की एनुअल रिपोर्ट में दावा है कि देश के टॉप शहरों में कंपनी ने किराएदारों के 2800 करोड़ रुपए बचाए हैं, जो पहले किराए का घर लेने के लिए महज ब्रोकिंग में खर्च हो जाते थे। आज भी देश भर में प्रॉपर्टी ब्रोकर्स को लेकर कोई दिशा निर्देश नहीं है। बहरहाल देश के टॉप शहरों में होम बायर्स, टेनेंट, लैंडलॉर्ड और रियल्टी सेक्टर का मूड बता रही है नो ब्रोकर की ये रिपोर्ट। उस पर बात करते हैं। कंपनी के को फाउंडर और चीफ बिजनेस ऑफिसर सौरभ गर्ग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सौरभ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि इतनी डिटेल रिपोर्ट है कि इसमें 1 घंटे का शो भी शायद छोटा पड़ने वाला है, लिहाजा सबसे पहले तो ये बताइए कि रेंटल मार्केट में टेनेंट और लैंडलॉर्ड में बीते साल कैसा ट्रेंड देखने को मिला? तो दीपक जी, हमने जो देखा पिछले 1 साल में कि रेंटल का डिमांड जब सेकेंड कोविड वेव आया था उस टाइम पे काफ़ी कम हो गया था। एंड क्योंकि काफ़ी लोग अपने होम टाउन चले गए थे, काफ़ी लोग अपने वापस शहर चले गए थे या फिर घर चेंज नहीं कर रहे थे। बट जब ये वेव ख़त्म हुआ और स्पेशली दिवाली के बाद हमने डिमांड देखा कि काफ़ी रिकवर हो गई है एंड टेनेंट्स ने वापस आना शुरू किया। कंपनीज ने भी बोला कि वो अब अपना ऑफिस स्टार्ट कर रहे हैं, तो डिमांड काफ़ी आई एंड अभी दिसंबर तक वो डिमांड काफ़ी इंक्रीज हो रही थी। इसमें एक चीज़ हमने इंटरेस्टिंग और देखी कि जब सेकंड वेव आया था उस टाइम पे काफ़ी ओनर्स ने बोला कि हमने
या तो रेंटल वेवर दिया या हमने रेंट कम किया टेनेंट्स का उस टाइम पे। लेकिन जैसे जैसे डिमांड बढ़ी दिवाली के बाद, हमने देखा कि रेंटल इन्फ्लेशन भी धीरे धीरे वापस आने लगा। एंड ज़्यादातर शहरों में अगर आप देखेंगे 5 से 6% रेंटल इन्फ्लेशन देखा गया। एंड 46% ओनर्स ने बोला कि उन्होंने अपना रेंट इंक्रीज भी किया है एज कंपेयर टू लास्ट ईयर। तो एक तरीके से सिचुएशन काफ़ी नॉर्मलसी की तरफ चली गई है। कुछ कुछ सिटीज़ में तो डिमांड प्री पैंडेमिक लेवल से भी ऊपर चली गई है। सौरभ जी, ब्रोकरेज का जो आंकड़ा आपने शेयर किया वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो देश भर में रेंट की प्रॉपर्टी पर ब्रोकरेज को लेकर क्या कहती है आपकी रिपोर्ट? तो दीपक जी, अगर आप देखेंगे कि रियल एस्टेट में ब्रोकरेज बहुत ही बड़ा है। करीब करीब 1,40,000 करोड़ रुपए ब्रोकरेज में पे होता है हर साल। तो इतना बड़ा अमाउंट हम पे कर रहे हैं जस्ट कि एक कनेक्शन मिल जाए, कि हमें ओनर का कनेक्शन मिल जाए या बायर का कनेक्शन मिल जाए, उसके लिए हम ये अमाउंट पे करते हैं। तो नो ब्रोकर जैसे हमारा प्लेटफॉर्म है, ये डायरेक्टली कनेक्ट करता है ओनर्स, टेनेंट्स, बायर्स और सेलर्स को। बीच में कोई मिडिलमैन नहीं है, कोई ब्रोकरेज नहीं है। तो उसके तहत हम लोगों ने करीब 2800 करोड़ का ब्रोकरेज बचाया टॉप 6 सिटीज ऑफ इंडिया में। और हमें यही लगता है कि अभी तो हमने जस्ट बहुत ही सरफेस को स्क्रैच ही करा है, क्योंकि अगर आप टोटल ब्रोकरेज देखेंगे वो तो 1,40,000 करोड़ है, और वो भी थोड़ा बढ़ ही रहा है हर साल। तो अभी हमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें करनी है इसमें, और अभी हम सिर्फ 6 सिटी में हैं, जबकि ये मार्केट तो पूरा काफ़ी बड़ा 50-60 सिटीज़ का तो मार्केट है ही है। तो हमारा फोकस यही है कि पूरी ट्रांसपेरेंसी रहे, लोग आपस में डायरेक्टली बात करें, हम टेक्नोलॉजी से उनके जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी डाउट्स हैं, वो सॉल्व कर सकें एंड क्लोजर करा सके, जिससे कि इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज जो कि एक आम आदमी के लिए काफ़ी बड़ा पेन पॉइंट है, उसे हम सॉल्व कर सके। सौरभ जी, होम बायर्स के लिहाज से आपकी रिपोर्ट के की पॉइंट्स क्या कह रहे हैं? निवेश या एंड यूज के लिहाज से होम बायर्स में कैसा ट्रेंड देख रहे हैं आप? अभी हमारी रिपोर्ट में जब हमने सर्वे किया तो 84% लोगों ने बोला कि ये बेस्ट टाइम है प्रॉपर्टी खरीदने के लिए। और इसका बिल्कुल सही है उनका सोचना भी, क्योंकि अब आप देखिए कि हम हिस्टोरिकली लो इंटरेस्ट रेट पे अभी हम लोग काम कर रहे हैं। इतना कम इंटरेस्ट रेट काफ़ी सालों के बाद ऐसा हुआ है। दूसरा, अगर आप देखेंगे कि इस पूरे पैंडेमिक में लोगों का काफ़ी फोर्स्ड सेविंग हो गया है। तो जो लोग वेकेशन में या लाइफस्टाइल में स्पेंड करते थे, उनका काफ़ी फोर्स्ड सेविंग हो गया है। तो ये काफ़ी डाउन पेमेंट करने के लिए ये सेविंग काफ़ी हेल्प कर रही है, लोग डाउन पेमेंट कर सकते हैं। प्राइस भी अगर आप देखेंगे 6-7 साल से ज़्यादा मूव नहीं हुए थे, तो एक तरीके से टाइम करेक्शन ऑफ प्राइस हो गया है। उसके ऊपर बिल्डर्स भी कुछ ना कुछ डिस्काउंटिंग कर रहे हैं, एंड गवर्नमेंट्स भी कभी स्टैम्प ड्यूटी करती है, कभी वो अपना कुछ प्राइसिंग का जिस पे रजिस्ट्रेशन होता है उसको ऑल्टर करती है। तो अफोर्डेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा हो गई है, इसलिए काफ़ी लोग मार्केट में हैं इस समय में। एंड अच्छा चीज़ ये है कि इस साल हम देख रहे हैं कि काफ़ी लोग इन्वेस्टमेंट के लिए भी आ रहे हैं। तो ऑलमोस्ट जितने लोग अभी मार्केट में हैं उसमें से 16-17% लोग ऐसे हैं जो कि इन्वेस्टमेंट के लिए खरीद रहे हैं रादर देन एंड यूज के लिए। सौरभ जी, 60 लाख का बजट, रेडी टू मूव सोसाइटी, 2 बेडरूम फ्लैट ज़्यादा पसंद आ रहे हैं। वास्तु के नियमों पर लोग ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। रहने या निवेश के लिहाज से भी घर पर फोकस कुछ ज़्यादा है। ये कुछ अहम पॉइंट्स आपकी रिपोर्ट में निकल कर आ रहे हैं। 2022 के आउटलुक की अगर बात करें तो प्रॉपर्टी सेक्टर में कैसा माहौल देख रहे हैं? दीपक जी, जैसे मैंने अभी बताया कि इस टाइम पे सारे अगर आप बोलेंगे सारे स्टार्स अलाइन हो गए हैं कि आपको प्रॉपर्टी खरीदने का बहुत ही अच्छा मौका है। और गिवन दैट इंटरेस्ट रेट्स इतने लो हैं, तो हमारा ये मानना है कि अगला जो दशक है, अगले 7 से 8-10 साल, ये रियल एस्टेट का दशक होने वाला है। इसमें आपको प्रॉपर्टी प्राइसेस में बढ़ोतरी मिलेगी। काफ़ी बायर्स मार्केट में हैं अभी। मिलेनियल्स जो कि हमेशा प्रॉपर्टी परचेज से या कोई भी फिक्स एसेट परचेज से दूर रहते थे, अभी वो मार्केट में आ गए हैं। तो उसकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा डिमांड इंक्रीज दिख रही है। हमें लगता है कि एक और इंटरेस्टिंग चीज़ हम देख रहे हैं कि काफ़ी लोग अभी सेकंड टाइम होम परचेज कर रहे हैं। तो बेसिकली लोग अपग्रेड कर रहे हैं। जिनके पास ऑलरेडी एक घर है वो या तो अपग्रेड कर रहे हैं या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए एक घर और खरीद रहे हैं। तो इसके मानते हुए हमें लगता है कि अगला दशक में काफ़ी रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट में आपको फ़ायदा मिलेगा।
बिल्कुल, तो ये कुछ अहम बातें निकल कर आ रही हैं नो ब्रोकर की इस रिपोर्ट में। कमाल की बात यह है कि रियल्टी सेक्टर के ज्यादातर दिग्गज काफी बुलिश हैं रियल्टी सेक्टर के लिए आने वाले कुछ सालों के लिहाज से। अच्छी बात यह है, लेकिन और अच्छी बात तब हो जाएगी जब नई इन्वेंट्री की बिक्री के साथ ही पुराने अटके हुए प्रोजेक्ट का भी कोई हल निकाला जाए और फंसे हुए घर खरीदारों को उनका हक दिया जाए। रुक करते हैं परफेक्ट होम का। जब आप घर बनाते हैं तो आपके घर में बुनियाद से लेकर छत तक सबसे बड़ा आधार होता है ईंट या कहें ब्रिक्स का। लेकिन मौजूदा समय में ईंट के साथ एएसी है, सीएलसी ब्लॉक है और सीमेंट ब्रिक्स भी काफी इस्तेमाल में हैं। ऐसे में आपके मन में ख्याल आता होगा कि इनमें क्या सबसे मजबूत है, क्या सबसे टिकाऊ है और क्या सबसे सस्ता हो सकता है। जाहिर है आपके मन में दुविधा जरूर आती होगी। हालांकि सभी में कुछ ना कुछ खूबियां तो कुछ ना कुछ खामियां होती हैं। इस रिपोर्ट में देखिए आपके लिए क्या बेहतर विकल्प हो सकता है। आमतौर पर लोड बेयरिंग वॉल यानी भार सहन करने वाली दीवार या पार्टीशन वॉल के लिए ईंट, सीमेंट ब्रिक्स, सीएलसी और एसी ब्लॉक का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं पारंपरिक ईंट की। रेड ब्रिक के लिए खेतों की मिट्टी को सांचों में ढालकर सुखाते हैं, फिर बड़ी सी भट्ठी में कई दिनों तक सेकते हैं। ईंट की दबाव सहने की क्षमता 25 किलो से लेकर 100 किलो प्रति वर्ग सेंटीमीटर या इससे ज्यादा हो सकती है। एक ईंट का वजन 2.5 से 3.5 किलो तक होता है और अपने वजन से 20% तक पानी सोखती है। ईंट का आकार छोटा होता है, लिहाजा निर्माण में ज्यादा समय लेती है और ज्यादा जॉइंट्स पर ज्यादा मोर्टार लगता है। निर्माण के बाद तराई में ज्यादा पानी खर्च होता है। 1 क्यूबिक मीटर दीवार की औसत 2500 से 3000 रुपए की लागत आती है। ईंट को भार सहने वाली और पार्टीशन वॉल में लगाया जा सकता है। मजबूत और टिकाऊ होती है, ज्यादा घनत्व के चलते भूकंप के झटके सहने की ज्यादा क्षमता होती है। लिहाजा इंडिपेंडेंट हाउस में कंस्ट्रक्शन एक्सपर्ट्स लाल ईंट लगाने की राय देते हैं। हालांकि बेहिसाब ईंट उत्पादन से खेतों की सतह घटती है, भट्टे के धुएं से पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचता है। लाल ईंट के विकल्प में सीमेंट की ईंट का इस्तेमाल भी प्रचलन में है। CLC यानी सेल्यूलर लाइटवेट कंक्रीट और AAC यानी ऑटोक्लेव एरेटेड कंक्रीट ब्लॉक। आमतौर पर इन ब्लॉक का इस्तेमाल हाई राइज अपार्टमेंट में ज्यादा उपयोगी है, क्योंकि मल्टी स्टोरी इमारतें कंक्रीट स्ट्रक्चर पर बनती हैं, लिहाजा इन इमारतों में वजन सहने वाली दीवारें कम या फिर नहीं होती हैं। एसी ब्लॉक को फ्लाई ऐश यानी राख, सीमेंट, जिप्सम, चूने और फोम के मिश्रण से बनाया जाता है। एसी की दबाव सहने की क्षमता करीब 40 किलो प्रति वर्ग सेंटीमीटर होती है। आमतौर पर एसी ब्लॉक 600 × 200 × 100 mm साइज के होते हैं, यानी करीब 6 ईंट के बराबर, और एक ब्लॉक का वजन भी 3 से 4 किलो तक होता है। इससे मेन स्ट्रक्चर पर लोड भी कम पड़ता है और इन ब्लॉक्स में 50% जोड़ कम होते हैं, यानी करीब 30 से 40% मोर्टार की भी बचत होती है। ईंट के मुकाबले निर्माण तेजी से होता है, 80% तक कम पानी लगता है, काफी हद तक हीट और फायर प्रूफ होते हैं, दीमक नहीं लगती और ईंट के मुकाबले लागत थोड़ी ज्यादा यानी करीब 4000 रुपए प्रति क्यूबिक मीटर आती है। ये ब्लॉक फ्लाई ऐश से बनते हैं, लिहाजा पर्यावरण के लिए काफी फायदेमंद होते हैं। हालांकि एक्सपर्ट्स इन्हें छत का भार सहने के लिहाज से ठीक नहीं मानते। यदि आप अपना घर बनवा रहे हैं या फिर किसी बिल्डर के प्रोजेक्ट में आपने घर लिया है, तो इस बात की जानकारी जरूर जुटाएं कि आपके घर में ईंट लग रही है या फिर AAC CLC ब्लॉक्स। तो आज के शो में फिलहाल इतना ही। आशा है आपको ये शो पसंद आया होगा। यदि आपके कोई सुझाव हैं तो आप हमें जरूर भेजिए। आप हमसे सोशल मीडिया, व्हाट्सएप और ईमेल के जरिए जुड़ सकते हैं। अगले शो में मिलते हैं रियल्टी सेक्टर के कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।